देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के 23वें अंक के साथ हम उपस्थित हैं। दिन लगभग पहर भर चढ़ गया था। फतेह सिंह की फौज लड़ते हुए किले के दरवाजे तक आ पहुंची। शिवदत्त की फौज बुर्जियों पर से गोलों की बौछार मारकर उनको भगाना चाहती थी कि अचानक किले का दरवाजा खुल गया। जर्द रंग की 4 झंडियां दिखाई पड़ी, जिन्हें राजा सुरेंद्र सिंह, महाराज जय सिंह और उनकी कुल फौज ने दूर से देखा। मारे खुशी के फतेह सिंह अपनी फौज के साथ धड़धड़ाकर फाटक के अंदर घुस गए। इसके बाद धीरे धीरे कुल फौज किले में दाखिल हुई। किसी को मुकाबले की हिम्मत न रही। साथ वाले आदमी चारों तरफ दिखाई देने लगे। फतेह सिंह ने बुर्ज पर से महाराज शिवदत्त का हरे रंग का झंडा गिराकर अपना पीले रंग का झंडा खड़ा कर दिया। उसने अपने हाथ से चोग उठाकर जोर से 3 चोट डंके पर लगाई और उसी झंडे के नीचे रखा हुआ खुरुम धूम फतेह की आवाज निकली, जिससे साथ ही किले वालों का मन टूट गया और कुंवर वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत दिल में असर कर गई। अपने हाथ से कुमार ने फाटक पर 40 आदमियों के सिर काटे थे, मगर अय्यारों सहित वे सब जख्मी हो गए थे। महाराज सुरेंद्र सिंह किले के अंदर घुसे थे कि कुमार तेज सिंह और देवी सिंह झंडियां लिए हुए चरणों में गिर गए। ज्योतिषी जी ने आशीर्वाद दिया। इससे ज्यादा न ठहर सके। जख्मों के दर्द से चारों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बदन से खून निकल रहा था। जीत सिंह ने पहुंचकर चारों के जख्मों पर पट्टी बांधी। थोड़ी ही देर में सब होश में आ गए। राजा सुरेंद्र सिंह ने वीरेंद्र सिंह को बहुत देर तक छाती से लगाए रखा। महाराज जय सिंह कुमार की हिम्मत पर मोहित होकर तारीफ करने लगे। कुमार ने उनके पैरों को हाथ लगाया। हमारा कोई आदमी महिलाओं की तरफ तो नहीं गया है? वहाँ का इंतजाम करके पहरा मुकर्रर कर दिया जाए। कई दिनों बाद महाराज जय सिंह और राजा सुरेंद्र सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह को तिलिस्म तोड़ने का हुक्म देकर विजयगढ़ और नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। इनके जाने के बाद वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों और कुछ फौज लेकर तिलिस्म की तरफ रवाना हो गए। तिलिस्म के दरवाजे पर कुंवर वीरेंद्र सिंह का डेरा खड़ा हो गया। खजाना पहले ही निकल चुका था। अब कुल 2 टुकड़े तिलिस्म के टूटने को बाकी थे। एक तो वो चबूतरा जिस पर पत्थर का आदमी सोया था, दूसरा अजदहे वाले दरवाजे को तोड़कर वहां पहुंचना था जहां कुमारी चंद्रकांता और चपला थी। तिलिस्मी किताब कुमार के हाथ लग गई थी। उसके कई पन्ने बाकी थे, आज सब पढ़ लिए गए। कुमारी चंद्रकांता के पास पहुंचने तक जो जो काम इनको करने थे सबको ध्यान में चढ़ा लिया गया, मगर उस चबूतरे को तोड़ने की तरकीब किताब में नहीं थी जिस पर आदमी सोया हुआ था। उसके बारे में इतना लिखा था कि वो चबूतरा एक दूसरे तिलिस्म का दरवाजा है जो इस तिलिस्म से कहीं बढ़ चढ़कर है। वहाँ बेइंतहा माल असबाब रखा हुआ है। वहाँ की एक एक चीज ऐसे ताजुब की है कि जिसको देखने से बड़े बड़े दिमाग वालों की अक्ल चकरा जाए। उसे तोड़ने की दूसरी तरकीब है। ताली भी उसकी उसी आदमी के कब्जे पर है जो सोया हुआ है। कुमार ने ज्योतिषी जी की तरफ देखा। क्यों ज्योतिषी जी, क्या वो चबूतरा वाला तिलिस्म मेरे हाथ से नहीं टूटेगा? ज्योतिषी जी ने कहा, देखा जाएगा, आप पहले कुमारी को छुड़ाइए। कुमार ने कहा, अच्छा, आज तो ये काम खत्म ही हो जाएगा। तीनों अय्यारों को साथ लेकर कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म में जा घुसे। खंडहर के अंदर जाकर उस मामूली दरवाजे को खोला जो उस पत्थर वाले चबूतरे के सिरहाने की तरफ था। नीचे की तरफ कोठरी से होते हुए उसी बगीचे में पहुंचे जहां खजाने और बारादरी के सिंहासन के ऊपर वो पत्थर था जिसे छूकर चपला बेहोश हो गई थी, जिसके बारे में तिलिस्मी किताब में लिखा था कि वो एक डिब्बा है जिसके अंदर एक नायाब चीज है। चारों आदमी नहर के रास्ते गोता लगाकर उसी तरह बाग के उस पार हुए जिस तरह चपला उसके बाहर गई थी, और फिर उसी की तरह पहाड़ी के नीचे वाली नहर के किनारे किनारे चलते हुए उस छोटे से दालान में पहुंचे जहां वो अजदहा था जिसके मुंह में चपला घुसी थी। एक तरफ की दीवार में आदमी के बराबर काला पत्थर जड़ा हुआ था। कुमार ने उस पर जोर से लात मारी। साथ ही वो पत्थर पल्ले की तरह खुलकर बगल में हो गया। नीचे उतरने की सीढ़ियां दिखाई पड़ी। मशाल वाले चारों आदमी नीचे उतरे। यहाँ भी उस अजदहे की कारीगरी पर नजर पड़ी। कई चरखी और पुर्जों के साथ लगी हुई भोजपत्र की बनी मोटी भाथी उसके नीचे रखी थी, जिसको देखने से कुमार समझ गए कि जब अजदहे के सामने वाले पत्थर पर कोई पैर रखता है तो ये भाथी चलने लगती है और इसकी हवा की तेजी सामने वाले आदमी को खींचकर उस अजदहे के मुंह में डाल देती है। बगल में एक खिड़की थी जिसका दरवाजा बंद था। सामने ताली रखी हुई थी जिससे ताला खोलकर चारों आदमी उसके अंदर गए। वहां से चढ़कर छत पर चढ़ गए जहां से गली की तरह खोह दिखाई पड़ रही थी। किताब से मालूम हो गया था कि ये वही खोह है
किताब से पहले ही मालूम हो गया था कि यही खो किसी गली उस दालान में जाने के लिए राह है जहां चपला और चंद्रकांता बेबस पड़ी हैं। अब कुमारी से मुलाकात होगी, इस ख्याल से ही कुमार का दिल धड़कने लगा। चपला की मोहब्बत ने तेज सिंह के पैर हिला दिए। खुशी खुशी ये लोग आगे बढ़ गए। कुमार सोचते जाते कि जैसे मैं आज अपने हाथों से उसके बालों को सुलझाऊंगा, अपनी चादर से उसके शरीर की धूल झाड़ दूंगा। कितनी भारी भूल हो गई, उसके पहनने के लिए कोई धोती भी नहीं लाया हूँ। किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा? वो फटे कपड़ों में कैसे दुखी होगी। मैं उसके लिए कोई कपड़ा तक नहीं लाया। वो जरूर नाराज होगी और मुझे खुदगर्ज समझेगी। नहीं नहीं, वो कभी दुखी नहीं होगी। उसको मुझसे बहुत मोहब्बत है, देखते ही खुश हो जाएगी। कपड़े का ख्याल कौन करता है? मैं अपनी चादर अपनी कमर में लपेट लूंगा और अपनी धोती उसे पहना दूंगा। इस वक्त काम चल जाएगा। सामने से कई आदमियों के पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। शायद मेरा आना मालूम हो गया है। चंद्रकांता और चपला मिलने के लिए आ रही हैं। ऐसी बातें सोचते हुए कुमार धीरे धीरे बढ़ रहे थे कि इतने में आगे से दो भेड़ियों के लड़ने और गुर्राने की आवाज आई। कुमार के पैर दो दो मन के हो गए। तेज सिंह की तरफ देखा, कुछ कहना चाहते थे मगर आवाज न निकली। चलते चलते उस दालान में पहुंचे जहां नीचे खो के अंदर कुमारी और चपला को देखा था। उम्मीद थी कि यहीं दिखेंगी, मगर नजर न आई। जमीन पर दो लाशें दिखीं जिनमें मांस न था। सिर से पैर तक नुची हुई हड्डियां थीं। चेहरे किसी के दुरुस्त न थे। कुमार की दशा क्या हुई है वही जानते थे। चिल्लाकर रोने लगे। उन्हें लगा कि वो किसी दूसरी जगह पहुंच गए हैं, लेकिन नीचे की तरफ देखा तो सामने दुष्ट शिवदत्त बैठा था। कुमार ने कहा, मैं जी कर क्या करूंगा? जिंदगी किसके काम आएगी? कौन सा मुंह लेकर महाराज जय सिंह के सामने जाऊंगा? तुम्हारा साथ मैं मरने पर भी नहीं छोड़ूंगा। आज नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ तीनों राज्य एक हो गए हैं। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरे साथ ही और भी कई आदमी आएंगे जो तुम्हारी खिदमत करेंगे। इस सत्यानाशी तिलिस्म ने, इस दुष्ट शिवदत्त ने, इन भेड़ियों ने सब कुछ खाक में मिला दिया। बस हो गया। दुनिया इतनी ही बड़ी थी, अब खत्म हो गई। मैं आता हूँ। इतना कहकर पहाड़ी के नीचे की तरफ देखकर कूदकर अपनी जान देना चाहते थे। तीनों अय्यार सन्न खड़े थे कि अचानक एक भारी आवाज के साथ दालान की एक तरफ की दीवार फट गई। उसमें से एक वृद्ध महापुरुष ने निकलकर कुमार का हाथ पकड़ लिया। कुमार ने देखा, लगभग 80 साल की उम्र, लंबी लंबी सफेद रुई की तरह दाढ़ी नाभि तक आई थी। सिर की लंबी जटा जमीन तक लटक रही थी। तमाम बदन में भस्म लगाए, लाल और बड़ी बड़ी आंखें निकाले, दाहिने हाथ में त्रिशूल उठाए, बाएं हाथ से कुमार को थामे, गुस्से से बदन कपाते तापसी रूप शिव जी की तरह दिखाई पड़े, जिन्होंने कड़क कर आवाज दी, खबरदार, किसी को विधवा करेगा क्या? ये आवाज इतनी जोर की थी कि सारा मकान दहल गया। तीनों अय्यारों के कलेजे कांप उठे। कुंवर वीरेंद्र सिंह का बिगड़ा हुआ दिमाग ठिकाने पर आ गया। उस तपस्वी को सिर से पैर तक देखते रहे। फिर कहा, मैं समझ गया, आप साक्षात शिव या कोई योगी हैं। मेरी भलाई के लिए आए हैं। मेरा धर्म बचा लिया आपने। मैं क्षत्रिय होकर आत्महत्या नहीं कर सकता। एक हाथ आपसे लड़ूंगा और अद्भुत त्रिशूल पर अपनी जान न्यौछावर करूंगा। आप जरूर इसीलिए आए हैं। और महात्मा जी, ये तो बताइए, मैं किसको विधवा करूंगा? आप इतने बड़े महात्मा होकर झूठ बोलते हैं। मेरा कौन है? मैंने किसके साथ शादी की है? वृद्ध योगी ने कड़क कर कहा, क्या मैं झूठा हूँ? और तू क्षत्रिय है? क्षत्रियों के यही धर्म होते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। क्या तूने किसी से विवाह की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ले देख, पढ़ किसका लिखा हुआ है। ये कहकर उन्होंने अपनी जटा के नीचे से एक खत निकालकर कुमार को दिया। कुमार चौंक उठे। ये खत तो मेरा ही लिखा हुआ है। ये तो उस वनकन्या का खत है। इसी में उसने अपने साथ ब्याह करने के लिए मुझे लिखा था और मैंने बात कबूल की थी, मगर ये खत इनके हाथ कैसे लगा? वनकन्या से इनका क्या वास्ता है? कुमार ने पूछा, आप वनकन्या को जानते हैं? इस पर योगी कड़क कर बोले, अभी तक जानने को कहता है? इतना कहकर उन्होंने एक लात जमीन पर मारी। जमीन फट गई। वनकन्या ने निकलकर कुमार के पांव पकड़ लिए। वनकन्या के एकाएक जमीन से निकलकर पैर पकड़ते देख वीरेंद्र सिंह घबरा उठे। देर तक सोचते रहे, क्या मामला है? वनकन्या यहाँ क्यों आ पहुंची है? ये योगी कौन है जो मदद कर रहे हैं? आखिर बहुत देर तक चुप रहने के बाद कुमार ने योगी से कहा, मैं वनकन्या को जानता हूँ। इन्होंने बहुत उपकार किया है। इससे मैं वादा भी कर चुका हूँ, लेकिन ये वादा बिना चंद्रकांता के मिले पूरा नहीं होगा। देखिए, इस खत में जो आपने दिया है क्या शर्त है। खुद इन्होंने लिखा है कि मुझसे और कुमारी चंद्रकांता से इनकी शादी एक ही दिन हो, और इस बात को मैंने मंजूर किया है। पर जब कुमारी ही इस दुनिया से चली गई है तो ब्याह नहीं होगा। इकरार दोनों से एक साथ शादी का था। योगी ने वनकन्या की तरफ देखकर कहा, क्यों री,
तू मुझे झूठा बनाना चाहती है? वन कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपको झूठा कैसे बना सकती हूँ? आप इनसे पूछें, इन्होंने कैसे मालूम किया कि चंद्रकांता मर गई? योगी ने कुमार से कहा, लड़की क्या कहती है? कुमार ने चौकन्ना होकर कहा, क्या कुमारी जिंदा है? योगी ने कहा, जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दो। कुमार ने कहा, मैं खो में आया तो इसी जगह मैंने चंद्रकांता और चपला को देखा था, बल्कि बात भी की थी। आज उन दोनों की जगह इन दोनों लाशों को देखा तो लगा। इतना कहते कहते कुमार का गला भर आया। योगी ने तेज सिंह की तरफ देखा, तुम्हारी अकल घास चरने गई है? इन दोनों लाशों को देखकर इतना भी ना पहचान सके कि ये लाशें मर्दों की हैं, औरतों की नहीं? लंबाई और बनावट पर तुम्हारा कोई ख्याल नहीं था? तेज सिंह ने घबरा कर लाशों की तरफ देखा, शर्मा कर कहा, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने लाशों का तो गौर ही नहीं किया। कुमार के साथ घबरा गया था। हकीकत में दोनों लाशें मर्दों की हैं, औरतों की नहीं। योगी ने कहा, अयारों से ऐसी भूल होना शर्म की बात है। जरा सी भूल पर कुमार की जान जा सकती थी। उंगली से इशारा करके कहा, देखो उस तरफ उन दोनों पहाड़ियों के बीच में। इतना इशारा बहुत है क्योंकि तुम इन तहखानों का हाल जानते हो, अपने उस्ताद से सुन चुके हो। तेज सिंह ने उस तरफ देखा, टकटकी बन गई। कुमार भी उसी तरफ देखने लगे। देवी सिंह और ज्योतिषी जी की निगाह पड़ी। एकाएक तेज सिंह घबरा कर बोले, ओह ये क्या हो गया? तेज सिंह के इतना कहने से सबका ख्याल उसी तरफ गया। थोड़ी देर बाद योगी जी से और बातचीत करने के लिए तेज सिंह उनकी तरफ घूमे, मगर उनको न पाया। वन कन्या भी नहीं थी। ये भी ना मालूम हुआ कि वे दोनों किस राह से आए और कब चले गए। जब तक वन कन्या और योगी यहाँ पर थे, उनके आने का रास्ता खुला था। दीवार में दरार मालूम पड़ती थी, जमीन फटी हुई थी, मगर अब कुछ नहीं था। आखिर कुंवर वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा, मुझे अभी तक ये मालूम ना हुआ कि उंगली के इशारे से योगी जी ने तुम्हें क्या दिखाया? तेज सिंह ने कहा, क्या बताएं कि वो दोनों कहाँ चले गए? कुछ खुलासा हाल उनसे न मिल सका। बहुत आश्चर्य है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, आखिर तुम देख क्या रहे थे? तेज सिंह ने कहा, हम क्या देखते थे? इस हाल के कहने में बड़ी देर लगेगी। अब यहाँ इन मुर्दों की बदबू से रुका नहीं जाता। इस जगह को छोड़कर तिलिस्म से बाहर चलिए, वहाँ ही सब बताऊंगा। मगर यहाँ से चलने के पहले उसे देख लीजिए जिसे इतनी देर तक मैं ताजुब से देख रहा था। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो दरवाजा खुला नजर आ रहा है वो पहले बंद था। यही ताजुब की बात थी। अब चलिए, मगर हम दोनों को कल फिर यहाँ आना पड़ेगा। ये तिलिस्म ऐसे राह पर बना हुआ है कि अंदर अंदर यहाँ तक आने के लिए 5 कोस का फासला तय करना पड़ता है, और बाहर के रास्ते से यदि इस तहखाने तक आएंगे तो 15 कोस चलना पड़ेगा। कुमार ने कहा, चलो, मगर इस हाल को सुने बिना मेरी तबीयत घबरा रही है। जिस तरह चारों आदमी तिलिस्म की राह यहाँ पहुंचे थे, तिलिस्म की राह बाहर हुए। आज इन लोग को बाहर आने में आधी रात बीत गई। लश्कर वाले घबरा रहे थे। पहले तो पहर दिन बाकी रहते बाहर निकल आते थे, आज क्या हुआ? जब ये लोग खेमे में पहुंचे तो सबका मन शांत हुआ। तेज सिंह ने कुमार से कहा, आप इस वक्त सो जाइए, कल आपसे कहूंगा जो कहना है। सारी रात कुमार को नींद न आई। सुबह उठकर तेज सिंह के डेरे में गए। वो सो रहे थे, उन्हें जगाया। तेज सिंह ने उठकर कुमार को सलाम किया। मन में समझ गए कि वही बात पूछने के लिए कुमार बेताब हैं, मगर फिर भी पूछा, इतने सवेरे आप क्यों उठे हैं? कुमार ने कहा, रात भर नींद नहीं आई, जी बेचैन है। तेज सिंह ने कहा, अच्छा आप बैठ जाइए, मैं बताता हूँ। कुमार बैठ गए। देवी सिंह और ज्योतिषी जी को भी उसी जगह बुलवा भेजा। जब वे आ गए तो तेज सिंह ने कहना शुरू किया, अभी तक तो ये मालूम नहीं है कि कुमारी चंद्रकांता को कौन ले गया, वो योगी कौन, मगर उन्होंने जो मुझे दिखाया वो इतने ताजुब की बात थी कि मैं उसे देखने में ही इतना डूब गया कि योगी जी से कुछ पूछ न सका। बिना कुछ कहे वो भी चलते बने। उस दिन पहले पहल जब मैं आपको खो में ले गया था, तब वहाँ का हाल जो मैंने अपने गुरुजी से सुना था आपको बताया था, याद है? कुमार ने कहा, याद है। तेज सिंह ने कहा, मैंने क्या कहा था? तुमने यही कहा था कि उसमें बहुत भारी खजाना है, मगर एक छोटा सा तिलिस्म बंधा हुआ है जो बहुत सहज में टूट सकेगा, क्योंकि उसके तोड़ने की तरकीब तुम्हारे उस्ताद तुम्हें कुछ बता गए हैं। तेज सिंह बोले, हाँ मैंने यही कहा था। उस खोज से मैंने आपको एक दरवाजा 2 पहाड़ियों के बीच में दिखाया था, जिसे योगी ने मुझे इशारे से बताया। उस दरवाजे को खुला देखकर मुझे मालूम हो गया है कि उस तिलिस्म को किसी ने तोड़ दिया है और खजाना ले लिया है। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि योगी ने उस दरवाजे की तरफ इशारा किया कि जिसने तिलिस्म तोड़कर वह खजाना लिया है वही कुमारी चंद्रकांता को ले गया है। मैं इसी सोच और आश्चर्य में डूबा था। मैं एकटक उस दरवाजे की तरफ देखता रह गया और योगी महाराज चलते बने। तेज सिंह की इतनी बात सुनकर कुमार चुपचाप बैठे रहे। बदहवासी छाई थी। इसके बाद संभल कर बैठे। तो चंद्रकांता एक नई बला में फंस गई है। तेज सिंह ने कहा, मालूम तो ऐसा ही पड़ता है।
कुमार ने कहा, अब क्या करें, कैसे पता चलेगा? तेज सिंह ने कहा, पहले उस खो में चलना चाहिए, वहां चलकर उस तिलिस्म को देखें जिसे तोड़कर कोई दूसरा खजाना ले गया है, शायद कुछ निशान मिले, इसके बाद जो होगा किया जाएगा। कुमार ने कहा, इस वक्त मेरे मन में एक ख्याल आता है। तेज सिंह ने कहा, वो क्या? कुमार ने कहा, जब बद्रीनाथ को कैद करने उस खो में गए थे तो दरवाजा नहीं खुला था, उस वक्त शायद उस दरवाजे को भीतर से बंद किया गया था और उसी ने वो तिलिस्म तोड़ा है जो उस वक्त अंदर था। तेज सिंह ने कहा, आपका ख्याल ठीक है और इसमें कोई शक नहीं कि उसी ने शिवदत्त को भी छुड़ाया होगा। कुमार ने कहा, हो सकता है, मगर जब शिवदत्त ने छूटने पर बेईमानी की और मेरे लश्कर पर धावा किया तो क्या फिर उसी ने शिवदत्त को गिरफ्तार करके उस खो में डाला है? और क्या वो पुर्जा भी उसी का लिखा हुआ था जो शिवदत्त के गायब होने के बाद पलंग पर मिला है? तेज सिंह ने कहा, हो सकता है, मालूम तो यही होता है कि वो हमारा दोस्त है। कुमार ने कहा, दोस्त तो है, फिर कुमारी को क्यों ले गया? तेज सिंह ने कहा, जवाब देना मुश्किल है, अकल काम नहीं करती। सिवाय इसके शिवदत्त के छूटने के बाद भी तो आपको उस खो में जाने का मौका पड़ा था और हम लोग भी आपको खोजते हुए उस खो में पहुंचे थे। उस वक्त तो चपला ने नहीं कहा था कि उस खो में कोई आया था जिसने शिवदत्त को छुड़ाकर फिर कैद किया हो। वो तो कह रही थी कि वो शिवदत्त को बराबर इसी खो में देख रही है। कुमार ने कहा, मामला पेचीदा है, मगर तुम भी कुछ गलती कर गए हो। तेज सिंह ने कहा, मैंने क्या गलती की? कुमार ने कहा, कल योगी ने दीवार से निकलकर मुझे कूदने से रोका, इसके बाद जमीन पर लात मारी और वहाँ की जमीन फट गई, मनकन्या निकल आई। योगी कोई देवता तो थे नहीं कि लात मारते और जमीन फाड़ डालते, जरूर जमीन के अंदर कोई तरकीब है। तुम्हें देखना चाहिए था कि लात मारकर वो जमीन फटती है या नहीं। तेज सिंह ने कहा, आपने सही कहा, अब क्या करें? कुमार ने कहा, आज फिर चलो, शायद कुछ काम निकल आए, अभी खो में जाने की क्या जरूरत है? तेज सिंह ने कहा, चलिए। आज फिर कुमार और तीनों अय्यार उस तिलिस्म में गए। उस जगह पर पहुंचे जहां जानवरों की खाई वो लाशें पड़ी थी, लेकिन आज वो लाशें वहां से गायब थीं। जमीन साफ सुथरी थी। ये लोग थोड़ी देर तक ताजुब करते रहे। इसके बाद तेज सिंह ने गौर करके उसी जगह पर जोर से लात मारी जहाँ योगी ने मारी थी। फौरन जमीन फट गई। नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां थीं। खुशी खुशी ये चारों नीचे उतर गए। वहां एक अंधेरी कोठरी में घूम घूम कर कोई दूसरा दरवाजा खोजना पड़ा, मगर पता न चला। लाचार होकर बाहर निकल आए। वो जमीन फटी की फटी रह गई, वो फिर न जुड़ी। तेज सिंह ने कहा, मालूम होता है भीतर से बंद करने की कोई तरकीब है जो हम लोगों को मालूम नहीं है। अब बिना बाहर की राह इस खो में आए कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। चारों आदमी तिलिस्म के बाहर हुए। तेज सिंह ने ताला बंद कर दिया। एक रोज रुक कर कुंवर वीरेंद्र सिंह ने फतेह सिंह सेनापति को नायब मुकर्रर करके चुनारगढ़ भेज देने के बाद नौगढ़ की तरफ कूच किया। पिता से मुलाकात की। राजा सुरेंद्र सिंह के इशारे से जीत सिंह ने रात को एकांत में तिलिस्म का हाल कुंवर वीरेंद्र सिंह से पूछा। उसके जवाब में जो कुछ ठीक ठाक हाल था कुमार ने उनसे कहा। जीत सिंह ने उसी जगह तेज सिंह को बुलवाया। तुम दोनों अय्यार कुमार के साथ खो में जाओ, उस छोटे तिलिस्म को कुमार के हाथ फतेह करवाओ जिसका हाल तुम्हारे उस्ताद ने तुमसे कहा था। जो कुछ हुआ है इसके बीच में खुल जाएगा, लेकिन तिलिस्म फतेह करने के पहले दो काम करने हैं। एक तो थोड़े आदमियों को लेकर जाओ और महाराज शिवदत्त को उनकी रानी समेत यहाँ भिजवा दो। दूसरे, जब खो के अंदर जाना तो दरवाजा भीतर से बंद करना। अब महाराज से मुलाकात करने और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त यहाँ से जाओ, रानी के लिए एक डोली लेवाते जाओ। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने तीनों अय्यारों और थोड़े आदमियों को साथ लेकर खो की तरफ कूच किया। सुबह होते होते ये लोग पहुंच गए। सिपाहियों को कुछ दूर छोड़ दिया। चारों आदमी खो का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए।